तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन सेक्टर के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल देख के पता लगा ही लिए होंगे कि हम लोग आज किस आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में, इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, एंड सबसे लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। तो दोस्तों आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो ग्रे मार्केट में फिलहाल अभी इसका जीएमपी लगभग 10 से 15% के आसपास तक बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 69 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 32 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसके ग्रे मार्केट में 10 से 15% का डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ पे मैक्सिमम आपको 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी ग्रे मार्केट में तो अभी इस आईपीओ का उतना अच्छा डिमांड नहीं है। बट दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी शाहपुरजी पोलंजी ग्रुप का एक कंपनी है जो 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड ये ऑलमोस्ट 6 डिकेड से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यानी दोस्तों ये कंपनी मेनली 5 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करती है। फर्स्ट मारीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसे पोर्ट, ड्राई डॉक, ब्रेक वाटर्स, वेट बेसिन्स एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इत्यादि। वहीं सेकंड नंबर पे सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे हाईवेज, रोडवेज एंड रेलवेज इत्यादि। वहीं थर्ड नंबर पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट, ब्रिजेज, फ्लाईओवर एंड एलिवेटेड रोड इत्यादि। वहीं फोर्थ नंबर पे हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जैसे डैम, बैरेज, टनल, वाटर एंड इरिगेशन सिस्टम इत्यादि। वहीं फिफ्थ नंबर पे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इत्यादि जैसे ऑफशोर एंड ऑनशोर गैस एंड ऑयल प्रोजेक्ट इत्यादि। यानी दोस्तों ये कंपनी इन 5 तरह के प्रोजेक्ट पे काम करती है। वहीं ये कंपनी 15 कंट्री में ऑलरेडी 76 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। बट प्रेजेंट में कंपनी के पास 13 कंट्री में ऑलमोस्ट 67 प्रोजेक्ट जो है वो ऑन गोइंग है, जिसका टोटल ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के आसपास है। यानी देखा जाए तो इस कंपनी के पास ह्यूज ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। यानी दोस्तों ये कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ काफी ज्यादा रह सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में बात करें तो मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है। बट उन लिस्टेड कंपनी में से हम कुछ सिलेक्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो इसी की जैसी सिमिलर कंपनी जैसे कालपत्रु प्रोजेक्ट, लार्सन एंड टर्बो, केईसी इंटरनेशनल एंड दिलीप बिल्डकॉन है। एंड दोस्तों अगर इन सभी कंपनी को इसके पी वाइज कंपेयर करें तो एफकॉन का पी ऑलमोस्ट 37 के आसपास है। यानी देखा जाए तो एफकॉन का जो पी रेशियो है वो इसके पीर के सिमिलर है। यानी ये कंपनी ना ही हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे और ना ही हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। यानी इसका जो वैल्यूएशन रखा गया है वो एवरेज रखा गया है। सो वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ी सी और कम हो सकती थी। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो कंपनी फंडामेंटल वाइज भी ठीक ही है, क्योंकि इसके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में एंड प्रॉफिट मार्जिन में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। सो बात अगर FY23 से FY24 के बीच में करें तो इस एक साल में इस कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 6% एंड प्रॉफिट में हमें 9% तक का इंक्रीज भी देखने को मिला है। बट अगर बात वहीं FY25 के फर्स्ट क्वार्टर तक करें तो इस फर्स्ट क्वार्टर तक ही ये कंपनी ऑलरेडी 92 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी पे जो डेट बढ़ रहा है वो कंपनी के लिए एक कंसर्न की बात है। यानी देखा जाए तो अभी तक फिलहाल इस कंपनी के ऊपर लगभग 3400 करोड़ के आसपास तक डेट है, जो इस कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी पैसे जुटाएगी
उसमें से कुछ पैसा अपने लोन को चुकाने के लिए यूज करेगी, बट उसके बाद भी इस कंपनी पे लोन रह जाएगा। वहीं इसका ROE ऑलमोस्ट 11%, ROCE 15%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 3% एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.91 का है। यानी ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी तो फंडामेंटल वाइज ठीक ही है। वहीं दोस्तों अब अगर इस IPO के डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो IPO है वो 25 से 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 440 रुपए से लेकर 463 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड इसका टोटल इशू साइज 5430 करोड़ का है, जिसमें से 1250 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी दोस्तों ये इस IPO के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी देखा जाए तो इस IPO से कंपनी जो भी पैसे जुटाएगी उसमें से 4180 करोड़ जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। एंड बाकी बचा जो 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है उसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए एंड कुछ लोन रिपेमेंट के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 32 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,784 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। बट दोस्तों वहीं अगर इस IPO के कोटा के बारे में बात करें तो इस IPO में भी रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है। यानी इस IPO में भी रिटेल को काफी अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया गया है। एंड बात वहीं अगर इसके अलॉटमेंट का करें तो दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट है वो 31 अक्टूबर एंड लिस्टिंग इसका हमें 4 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही इस IPO के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि क्या हमें इस IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में इसका 10 से 15% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। तो अगर दूसरे और तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में हमें इससे ज़्यादा डिमांड देखने को मिलता है तब हमें इस IPO में जरूर अप्लाई करनी चाहिए। यानी अगर दूसरे और तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में अगर 20% के ऊपर डिमांड जाता है तब आपको इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए। एंड दोस्तों इसके लेटेस्ट GMP के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो याद रहे कि अगर ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 20% से ऊपर जाता है तो ही आपको इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड कर देनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल भी सही है। कंपनी के पास अच्छा खासा 3500 करोड़ का ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ है। बट देखा जाए तो इस IPO से ज़्यादातर पैसा कंपनी OFS के रूप में ले रही है, जो इस IPO के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। वहीं इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी अच्छी रह सकती है, जिसमें हम मिनिमम 2 से 3 साल का व्यू बना के ही अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।